सितंबर 2022 में अंकिता की तो हत्या हो जाती है। मामला उस समय भी उछला, उस समय भी चैट बाहर आई और जो जिसके इर्द-गिर्द सारा मामला अभी भी बना हुआ है कि वीआईपी कौन था या वीआईपी को सज़ा कब होगी। हालत ये हो गई है कि उनसे बात करोगे आप तो वो बूढ़े बताएँगे आपको कि कस्टमर किस-किस तरीके की डिमांड करते हैं और एक आम जुमला सा हो गया है। मतलब ऐसे समझ लिया है पुलिस ने कि हम अगर घर से बाहर निकले हैं, तो अब सब जगह बैंकॉक है। तो ये एक बड़ा अजीब-सा कल्चर भी टूरिस्ट वहाँ जिस तरीके का काम हो रहा था, वो तो एक हत्या के बाद खुल के सामने आया ना कि जब एक लड़की की हत्या हो जाती है। इससे पहले आपने पता नहीं कितने लोगों पे इस तरीके के दबाव बनाए होंगे या आप इसी वजह से लोगों की हायरिंग कर रहे थे या इस पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के नाम पे कुछ है नहीं। अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। ये सड़कें अब कट रही हैं, कई-कई ऐसे गाँव हैं जो 15-15, 16-16 किलोमीटर डेली पढ़ने के लिए बच्चे आज भी जा रहे हैं और ऐसे इलाकों से बच्चा अगर हाई स्कूल, इंटर पास करने के बाद नौकरी की तलाश में नीचे आ रहा है मैदान में, चाहे वो इधर हरिद्वार आए, चाहे वो उधर उधम सिंह नगर, काशीपुर की फैक्ट्रियों में जाए। जी, तो मतलब वो बच्चा जो दुनिया से एनकाउंटर ही जिसका बहुत बाद में हो रहा है, उसके सामने इतनी हिंसक दुनिया है, जिसको सँभालने वाले लोग और ज़्यादा हिंसक है। तो मतलब सिनेरियो आप ऐसे देखो कि पहाड़ के या किसी भी ऐसे रूरल इलाके से आने वाले बच्चों के लिए कितनी खतरनाक स्थिति है। नमस्कार, मैं हूँ निरीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं हमारे हरकारा के ही साथी गौरव नौटियाल, जो उत्तराखंड में ही रहते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे अंकिता भंडारी के बारे में, जो 19 साल की अ, नौजवान युवती थी, जो कि एक वनांतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के बतौर काम कर रही थी। और सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव जो है 6 दिन बाद एक नहर से बरामद हुआ। अ, फिर उसके बाद लगातार उनके बारे में बातें चलती रहीं और फिर ये समझ में आया कि कुछ वो लोगों को उनको यौन सेवाएँ देने का दबाव उन पे पड़ रहा था। और वो कंट्रोवर्सी लगातार आगे बढ़ती चली गई। और अब हम 2026 में जब हैं, तो उत्तराखंड में इस समय बहुत सारी जगहों पर उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं और अ, इसको लेकर खासी सुर्खियां भी बनी हुई हैं और एक तरह का विवाद भी छिड़ा हुआ है। तो गौरव, ये पूरा मामला क्या है और इसको हम कैसे जो लोग कम जानते हैं इसके बारे में, जो लोग शायद नहीं देखते हैं, उसको कैसे समझेंगे? मामला बड़ा सामान्य सा है, एक लड़की पहाड़ से उतरती है और ऋषिकेश आके क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में टूरिज़्म इंडस्ट्री में जितना प्राइवेट निवेश आया है पिछले कुछ सालों में, इस इंडस्ट्री ने बूम बूम यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तराखंड का बूम जो टूरिज़्म में आया है वो पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा है कि ऐसी-ऐसी जगहों पे भी टूरिस्ट अब पहुँचा है, जहाँ पहले सन्नाटा पसरा रहता था। तो नए रोज़गार का थोड़ा-सा विकल्प जो स्थानीय नौजवानों के पास है, वो है होटल इंडस्ट्री में जाके वो शुरुआती अपनी नौकरियाँ करते हैं। तो ये लड़की भी आई थी पौड़ी से उतर के ऋषिकेश के पास पूरा हब है, टूरिज़्म का नेटवर्क पूरा अच्छा खासा वहाँ पे तैयार है ऋषिकेश शहर में। वहाँ नौकरी करती थी और सितंबर 2022 में इसकी हत्या कर दी जाती है, वजह बनती है स्पेशल सर्विस। तो ये स्पेशल सर्विस वाक़ई में सरदर्द भी बन गया है और पहाड़ पे बिज़नेस करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब सपोज़ आप ऐसे मानिए कि मैंने अपनी सेविंग से पहाड़ पे मेरे पास ज़मीन है, मैंने एक रिज़ॉर्ट वहाँ पे खोला छोटा-सा या होम स्टे खोला है और मैंने तो इस उम्मीद में खोला कि भई सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है क्योंकि नारों में तो सब चमकीला दिखता है ना, नारों के साथ उसके बाद जब आप किसी चीज़ का मतलब इंडस्ट्री के बतौर अगर हम किसी चीज़ को चलाएँ और उसके बाद जब उसके नियम या उसकी सच्चाइयाँ आती हैं, तो साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके भी लाती है, आपके सोचे हुए से इतर भी। वही है कि पहाड़ के दूर-दराज में भी कोई बूढ़ा अगर बैठा हुआ है, रिटायर होने के बाद अपने रिज़ॉर्ट में काउंटर पे कि कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, ग्राहक आएँगे, होम स्टे में कौन आता है? 1 फैमिली, 2 फैमिली, तो भई कोई जो साथ में रखा हुआ है लड़का वो खाना बना के दे देगा। हालत ये हो गई है कि उनसे बात करोगे आप तो वो बूढ़े बताएँगे आपको कि कस्टमर किस-किस तरीके की डिमांड करते हैं और एक आम जुमला सा हो गया है। मतलब ऐसे समझ लिया है पुलिस ने कि हम अगर घर से बाहर निकले हैं,
तो अब सब जगह बैंकॉक है। तो ये एक बड़ा अजीब सा कल्चर भी टूरिस्ट के तौर पे नाइट भी टूरिस्ट तो ये बात अब ऋषिकेश की कर रहे हैं, जो कि हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थान है, और वहाँ पे लोग जो है स्थान है। जी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसने ये ये भी बताया गया कि वो जो रिजॉर्ट था उसके जो मैनेजर थे वो पुलकित आर्य साहब थे, जो कि जिनके पिता वहाँ के भारतीय जनता भाजपा पार्टी के नेता। विनोद आर्य जी। अ, भाजपा के नेता भी, उनको निष्कासित किया गया शायद पार्टी से। बिल्कुल। तो मैं उसी कहानी पे आ रहा हूँ। तो ये सब अब उत्तराखंड के बाद जब 2000 के बाद उत्तराखंड बना तो पैसा-वैसा किसके पास आया? सबसे ज़्यादा नेताओं के पास। तो उनकी ही इन्वेस्टमेंट इन सब धंधों में सबसे ज़्यादा होती है। तो ख़ैर ये भी चला रहे थे और वहाँ जिस तरीके का काम हो रहा था वो तो एक हत्या के बाद खुल के सामने आया ना कि जब एक लड़की की हत्या हो जाती है। इससे पहले आपने पता नहीं कितने लोगों पे इस तरीके के दबाव बनाए होंगे या आप इसी वजह से लोगों की हायरिंग कर रहे थे या इस पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के नाम पे कुछ है नहीं। अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। ये तो सब प्राइवेट हाथ में एक किस्म से। ख़ैर तो सितंबर 2022 में अंकिता की तो हत्या हो जाती है, मामला उस समय भी उछला, उस समय भी चैट बाहर आई और जो जिसके इर्द-गिर्द सारा मामला अभी भी बना हुआ है कि वीआईपी कौन था या वीआईपी को सज़ा कब होगी? तो तब मामला बना, गिरफ्तारी हुई ये पुलकित आर्या की और उसके 2 जो मैनेजर थे और सहयोगी होटल में। उन अंकित 3 गुप्ता और को पास। बिल्कुल, उन तीनों को मतलब गिरफ्तारी हुई, जिला अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। एक किस्म से लोगों को भी ये लगा उस वक़्त कि ये बलि का बकरा है और असली खिलाड़ी कोई और है, वीआईपी, जिसका ज़िक्र बार-बार हो रहा था। अब जब एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है और उसे भाजपा के ही पूर्व विधायक रहे सुरेश राठौर, तो उनकी कथित पत्नी कहा जा रहा है। अभी तक मीडिया में भी ये पता नहीं है कि उनकी पत्नी है या नहीं है या उनके रिश्ते उन महिला से कैसे हैं। तो उनकी जब एक ऑडियो वायरल होती है तो ये फिर से ही पूरा मामला तूल पकड़ता है। इसकी संभावना भी थी कि इलेक्शन के नज़दीक आते-आते इस मामले में विस्फोट होना है। राजनीति में भी कई खिलाड़ी बिल्कुल समय का वेट करते हैं ना कि खास टाइम पे ही वो बॉम्ब बाहर डालेंगे, जबकि ये एक साधारण सा मामला था, एक बच्ची की हत्या हुई थी, इस पे जाँच होनी चाहिए थी और दोषियों को गिरफ्तारी होती। लेकिन जाँच पे कभी भी उत्तराखंड के समाज ने, आम जनमानस को कभी भी तब भी भरोसा नहीं था, तब भी दबी जुबान में वीआईपी का जो दूसरा नाम उछला है, उन शख्स का नाम पहले भी लगातार उछलता रहा। अब तो पार्टी एक किस्म से इमेज बचाने वाली मोड में चली गई है। हम्म। तो इसमें जिनका नाम आया है वो, उन्होंने तो खैर इस बात को कहा है कि वो नहीं है ये, पर उसको लेकर और भी कई सारी चीजें एक साथ निकल के आने आने लगी हैं। आ, ये जो उर्मिला सनावर, जो राठौर साहब की अपने आप को पत्नी बता रही हैं, उनका उन्होंने दुष्यंत गौतम और एक और किसी वरिष्ठ नेता का नाम लिया है। अजय, ऐसा कुछ नाम है उनका, अजय। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जहाँ गएगी, उत्तराखंड सरकार जहाँ गएगी हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। फांसी दो, गीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गीता हमसे जिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। गीता हमसे जिंदा। इनका नाम पहले में उछला है। तो फिर क्या हुआ? दब वही दबी जुबान में नाम उछला इनका, आपसी खेबों में अजय का नाम चलता रहा कि वो वीआईपी थे। तो मतलब भाजपा का तो अभी सीन कैसा है ना हर राज्य में कि आप ईमानदारी से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। नई सरकार ने बड़े-बड़े डेटा गायब कर दिए तो मामूली सी बात है। इन पे खुद पे इमेज वाला जो मसला है ना, छवि खराब होना, तो वैसे ही पूरे देश में जूझ रहे हैं। भाई सेंगर के मामले में क्या हुआ? बातें चल रही है, उन्होंने मामला कोर्ट में डाल दिया, अब वो अपने डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों से खुद इनकार किया। उसके बाद जो सुरेश राठौर, जो कि उन उर्मिला जी के जो कथित पति हैं और जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑडियो क्लिप एआई जनरेटेड है, एआई के बेसिस और ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश है कि इसको वो कह रहे हैं।
और पुलिस ने ऑडियो क्लिप के तहत ऑडियो क्लिप को लेकर आईटी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया है और अभी तक किसी हत्याकांड में किसी भी वीआईपी को आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया। और जिस बात को लेकर उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा दिखलाई पड़ रहा है और वो सड़क पर उतर आया है। अब आप देखिए ना, ये जो दुष्यंत गौतम का नाम उर्मिला सनावर ने उछाला है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है ये और उत्तराखंड के प्रभारी है। और ऐसे ही मतलब पहली बात तो एआई जनरेटेड वीडियो, ये मतलब ऐसी कहानियां मीडिया में पहले भी सुन चुके हैं कि आरोपी इस तरीके से बचने के लिए कह देते हैं कि ये फेक है या मॉब्ड है। ओरिजिनल तस्वीरों को भी हमने देखा है, मॉब्ड बता दिया गया। तो नेताओं के पास और कुछ टूल नहीं रह जाता जब पूरा स्टेट आपके खिलाफ सड़क पे है। तो दुष्यंत गौतम साहब भी अब कुछ ना कुछ करेंगे, इतने बड़े नेता है तो वो भी हाथ पांव मारेंगे कि अपना मतलब वो भी अपना पक्ष रखेंगे ना कहीं ना कहीं। तो उन्होंने बाकायदा एक पूरी लिस्ट सौंपी है केंद्रीय गृह सचिव को कि ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों की गिरफ्तार दोनों गायब हैं। सुरेश राठौर भी गायब हैं, उर्मिला सनावर भी गायब है मामले से, अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब सुरेश राठौर की पत्नी खुद ऑडियो जारी कर रही है। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद पूरा अपना फ़ोन दिखाया। वो लेडी जो मतलब राजनीति तो जान सकती है, लेकिन वो एआई से क्रिएट करा राजनीति, मतलब वो बहुत छोटी कार्यकर्ता है। तो वो इस तरीके के काम कर सकती है कि आरोप लगाए आपने, उसकी जाँच होनी चाहिए, उसकी बातों पे पूरी तरीके से सत्यता जाँच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन आपको प्रथम दृष्टया जो होता है ना, वो तो उसके जो वो पेश कर रही है, वो एकदम आपको जेन्युइन लग रहा है। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बना के जारी किया जिसमें दिखाया है कि कॉल रिकॉर्ड कितने बजे का सुरेश राठौर ने मुझसे कब बात की थी। तो उन्होंने जारी कर दिया। थोड़ी देर पहले अभी 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री ने पीसी की। इसी मामले में मुख्यमंत्री अब बैकफुट पे है, क्योंकि कोई ना कोई तो इसमें बलि का बकरा बनेगा ना। अब ये मामला तो गले का फांस बन गया है। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक़्त सबसे बड़ा जो मामला है, वो यही बना हुआ है। इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ नए मामले खोले गए हैं। एक एक मामला आगे सुनने में आ रहा है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को इस्लाम हुसैन साहब एक जय जगत समूह के आदमी हैं, बूढ़े आदमी। जीवन भर मतलब जो जो गांधीवादी जिन्हें हम कल्पना करते हैं ना, कांग्रेस से अलग जो गांधीवादी होते हैं, कांग्रेस में भी एक गांधीवादी अलग ही है। तो उन पे एक मुकदमा दायर किया गया है, आज ही खबर आई है। एक्टिविस्ट है वो, डराने के लिए कि बाकी उत्तराखंड के एक्टिविस्ट डर जाए। 2 अक्टूबर को बोला इस्लाम हुसैन साहब ने कुछ राष्ट्र विरोधी बातें की। और इस्लाम हुसैन वो साहब है जो जीवन भर मतलब जय जगत समूह का हिस्सा रहे, जिन्हें लोकल आदमी पहचानता है कि अरे गांधीवादी आदमी है। तो मतलब अब ध्यान भटकाने क्या क्या हो रहा है। दूसरा, सीएम पीसी में कहते हैं कि मैं अब अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करूँगा। अभी भी वो ये माँग जो रखी गई है कि भई सीबीआई की जाँच हो और अब ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करूँगा और जैसा वो चाहते होंगे वैसा क्या है, दिलवाया जाएगा। तो एक किस्म से मैं आपको डैमेज कंट्रोल। आपसे हाँ, मैं एक थोड़ा-सा इस बात में थोड़ा-सा मैं सहमत हूँ क्योंकि आपने कहा कि साधारण मामला है, तो साधारण मामला तो क्या किसी भी लड़की के साथ किसी भी लड़की की हत्या नहीं होती, किसी भी मनुष्य की हत्या नहीं होती और ख़ास तौर पे लड़की की हत्या तो और ख़ास तौर पे जो उसमें यौन उत्पीड़न वाली बात हो तो वो साधारण कभी नहीं होती। अब ये है कि अंकिता भंडारी के मामला जो है वो बड़ा हो चुका है और अब वो कह रहे हैं 2022 की घटना है और अब 2026 आ चुका है, तब मुख्यमंत्री को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, मुझे उनके पेरेंट्स मुझे माँ-बाप से बात करूँगा और देखूँगा कि क्या इसमें करना है। हुँ। ये आप बता रहे हैं। जी। मतलब ये एकदम से बहुत ही डरावना था। हमारा मतलब जो पूरा समाज है, मतलब पहाड़ के 6 जिले अगर आप उत्तराखंड में मान लें, जो ऊपर बिल्कुल बसावटें हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि सड़कें अब कट रही हैं। कई-कई ऐसे गाँव हैं जो 15-15, 16-16 किलोमीटर डेली पढ़ने के लिए बच्चे आज भी जा रहे हैं। और ऐसे इलाकों से बच्चा अगर हाई स्कूल, इंटर पास करने के बाद नौकरी की तलाश में नीचे आ रहा है मैदान में, चाहे वो इधर हरिद्वार आए, चाहे वो उधर उधम सिंह नगर, काशीपुर की फैक्ट्रियों में जाए। जी। तो मतलब वो बच्चा जो जिसमें जो दुनिया से एनकाउंटर ही जिसका बहुत बाद में हो रहा है, उसके सामने इतनी हिंसक दुनिया है, जिसको सँभालने वाले लोग और ज़्यादा हिंसक है। तो मतलब सिनेरियो आप ऐसे देखो कि पहाड़ के या किसी भी ऐसे रूरल इलाके से आने वाले बच्चों के लिए कितनी खतरनाक स्थिति है, जिन सरकारों के भरोसे छोड़ा जाता है। वो कैसे अपना आदमी है तो बचा लेंगे और दूसरा है तो उसकी गर्दन पे हमारे लिए लोहे का पंजा हमारे पास है, उसकी गर्दन पे हम लोहे का पंजा रख देंगे वाली बात है।
मैं इसको जब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो उसमें चैट्स में अंकिता ने लिखा था कि वह आरोपियों के व्यवहार से और उनके अश्लील प्रस्तावों से परेशान थी, नौकरी छोड़ना चाहती थी। उसमें एक चैट पे उसने लिखा, मैं गरीब हूँ क्या, पर क्या 10,000 रुपए के लिए खुद को बेच दूं। तो जाहिर तौर पे वो ये दिखता है कि कितना तनाव और कितना उत्पीड़न वहां पर उसके साथ हो रहा था। और ये इसमें दो बातें जो रेखांकित करने की, एक तो ऋषिकेश में हो रहा था, और ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, उसका उसका बेटा मैनेजर था, जिस जो गिरफ्तार भी हुआ है इस केस में, उसके यहाँ ये सब हो रहा था। तो फिर जो इस बारे में जो समझना चाह रहा था कि मैं, तो अब उत्तराखंड में जो एक लोग जो सड़क पे उतर रहे हैं, वो कौन लोग हैं और जो ये मांग कर रहे हैं? उत्तराखंड में अभी जो सड़क पे उतरे वो तो मुख्य तौर पे कांग्रेस और सिविल सोसाइटी के ही लोग अभी तक हैं, जिनकी भूमिका रहती है मतलब मुद्दों को लेके जो सड़कों पे उतरने वाले लोग एक सिविल सोसाइटी में होते हैं ना, वो सब तो है ही। महिलाएं इस आंदोलन में बड़े तौर पे जुड़ी है। खास बात यह है, महिलाएं निकल निकल के बाहर आई हैं, उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही है प्रोटेस्ट वाली जगहों पर। और इनमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीतिक दलों से सीधे वैसे सरोकार नहीं है। जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, अरे जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की बेटी करे पुकार। ये हर औरत के हाथ में होगा, जितने भी भाजपा के घर की नेता है बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। देखा बहन, अब जैसे पैठानी बाजार में निकलती है, ठीक है, और ऑर्गेनाइज इसे कांग्रेस ने किया भले ही, लेकिन लोग ये भी तो समझ रहे हैं ना कि किस मसले को लेके कांग्रेस वाले कैंडल लेके चल रहे हैं, तो वो उनके पीछे हो गए। लोगों को नेतृत्व तो चाहिए होता है ना, मतलब भीड़ अपने आप स्वतः स्फूर्त भीड़ बहुत कम ही मामलों में आती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क तो रहता ही है ना कि उस भीड़ को एक मुद्दे पर एक जगह लाने के लिए। तो मोटे तौर पे तो कांग्रेस ही इस समय सबसे ज्यादा सक्रियता से इस मामले को उठा रही है। उनके लिए है भी ये मामला, राजनीतिक मामला है, इलेक्शन सामने है 27 में। तो इसमें गट्टू नाम का भी एक व्यक्ति का नाम चल रहा था कि गट- वो वो क्या था? दुष्यम गौतम को ही गट्टू कहकर संबोधित किया गया है वहां पे। यही बार बार बात आ रही है उछल के। मैं 3 लोगों के नाम है उनके अलावा, शायद गट्टू के अलावा 2 और लोगों के नाम भी शायद है। दुष्यंत गौतम और अजेंद्र अजय एक और नाम है भाजपा के ही, तो वो दो नाम तो बहुत प्रोमिनेंट उर्मिला सनावर की बात में उछल के आए हैं। तीसरा नाम नहीं था, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने इस महिला को एकदम खारिज कर दिया था इनकी बातों को कि ये महिला है ही कौन और क्या ही कह रही है। तो उस महिला ने तीसरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए वीडियो जारी किया कि तुम भूल गए यार कि तुम मुझे ज्वालापुर हरिद्वार के पास एक विधानसभा सीट है, वहां से तैयारी करने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे कि मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सब कुछ। तो ये वो रसिक मिजाज एक और नेताजी है जिनका उन्होंने कहा कि तुम मुंह बंद रखो वरना तुम्हारा भी अभी जारी करते हो। तो और बहुत मशहूर नेता है यहाँ के, मतलब वो मुझे नेता से ज्यादा ओ हास्य अभिनेता मुझे ज्यादा लगते हैं। वो कभी इनको कहते हैं कि ये माओवादी हैं पहाड़ियों को, कभी वो कह देते हैं कि ये नॉनसेंस भीड़ है। कोई अगर मांग लेके जा रहा है तो वो कुछ भी कहता है वो आदमी, मतलब एकदम विशेषण देने वाला आदमी ढूंढ के भाजपा लाई है प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे ऐसे हमने बहुत कम देखे कि किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष है और वो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इतना हल्का आदमी हो। और गौरव, वहाँ चुनाव कब है, और एक चुनाव के हिसाब से इस बात को तैयार किया जा रहा है, या एक सचमुच का एक अ, जन पक्ष ये दल मैं होता है? ये विस्फोट पहले ही हो गया है। उस महिला की बातचीत में भी ये लगा था कि ऑडियो की भनक कईयों को थी कि ऑडियो इसके पास है जिसमें ये चीजें दर्ज हो गई हैं। और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है जो सत्ता के करीब रहते हैं उन तक भनक थी कि आदमी कौन है वीआईपी। इसकी दबी जुबान में मैंने कहा ना पहले भी चर्चा होती थी, लेकिन आप एक ऐसी पार्टी आपके सामने है जो सरेआम सच को झूठ बताने में महारत हासिल कर चुकी है, तो आप भी डरते हैं कि यार जब तक बाकी लोग नहीं बोल रहे, आप हौसला जुटा रहे हैं ना कि 4 लोग और बोले पीछे से तब जाके मैं भी बोलूंगा। तो ये मामला मुझे कुछ कुछ ऐसी लगता है कि अचानक से जो ऑडियो टाइम इससे पहले शायद वो बाहर आ गया है, आना था उसे बाहर, लेकिन वो जल्दी आ गया है। तो अभी तो बहुत राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारे मामलों को लेके जो गुस्सा था अब वो सब इसी धारा में
वो गंगा बनेगी, अब वो सारी स्ट्रीम आएंगी अब, और वो गंगा बन रही है धीरे धीरे, वो ऐसा हो गया मामला। हम्म। मतलब इंतजाम है इसका। और भाजपा के भीतर और क्या हो रहा है वहां पे कि इस बात को लेकर? भाजपा के भीतर तो डैमेज कंट्रोल की ही स्थिति है अभी, तो मतलब हर मंच उपयोग किया जा रहा है आवाजों को दबाने के लिए, लोगों तक जांच का नोटिस, कानूनी जो नोटिस है वो लोगों तक लहराया जा रहा है कि आप ज्यादा उछले ना। तो मैंने कहा इसीलिए मैंने इस्लाम हुसैन साहब का जिक्र किया था कि अचानक से 2 अक्टूबर गांधी जयंती की एक भाषण निकाला गया कि इस्लाम हुसैन साहब ने भड़काने वाला भाषण दिया है, और 4 बजरंग दली पहुंचे और उन्होंने एक ज्ञापन, वो एफआईआर दर्ज कराई और उस पे हो गई एफआईआर दर्ज फटाक से। वो भी एक ऐसे आदमी के साथ, मतलब जिसका एक लंबा सामाजिक जीवन है। अनजान होता कोई और मुसलमान होता तो और उत्तराखंड में सांप्रदायिकता बहुत तेजी से बढ़ी भी है उसमें कि चाहे वो चाहे वो मुस्लिम व्यापारी हों या फिर बीच में मैं कई और वीडियो देखा था जिसमें एक महिला एक दूध वाले को भगाने की बात कर रही थी। हम कश्मीरी शॉल विक्रेता जो आते हैं, जो सीजनल लोग होते हैं, उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव वहां पर हुआ था। तो अ, एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत अधिक पोलराइज हो रहा है वो हिंदू मुसलमानों को लेकर, हालांकि मुसलमानों की जनसंख्या या वहाँ की संख्या बहुत कम है, पर साथ ही हम ये देख रहे हैं कि उसके साथ साथ जो ये जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ भी इस तरह की जो चीज हो रही है जिसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा दिखलाई पड़ रहा है। असल मसला आप भी समझ रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से प्रायोजित, मैं इसे प्रायोजित कहूंगा, आपने कहा कि बहुत सांप्रदायिक हो रहे हैं, पर मैं यहीं रहता हूँ, इन्हीं लोगों के बीच रहता हूँ और जानता हूँ कि किस हद तक सांप्रदायिक हो सकते हैं क्या। भीड़ में ये जरूर आप साहस दिखा देंगे, लेकिन अदरवाइज भी मतलब इस तरीके का स्टेट है कि एक ऑर्डर आने पे उसे फॉलो करने वाले लोग हैं, एक सरकारी आदेश आने पे ये सब जो ये प्रायोजित हो रहा है तमाशा, ये सब बंद हो जाएगा, तत्काल बंद हो जाएगा ये हम भी जान समझ रहे हैं कि मतलब इस इन बातों में इतना दम नहीं है, ना यहाँ का समाज उसे स्वीकार कर पाएगा। मतलब खुद का भी उनका समाज ऐसा नहीं है ना। खुद वो अभी अभी आए हैं, सामूहिक जिंदगियां जी के 90 में उन्होंने शहर देखे, तनख्वाहें वनख्वाहें जब मिलने लगी तब जाके वो सामूहिक, वरना इससे पहले घर बनाना है तो पूरा गांव को आग लगा के पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है तब घर बन रहा है, टाइप वाली सोसाइटियां थी इन लोगों की। आज आज चीजें बदली है, पर वही मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि वो प्रायोजित ज्यादा है, वो फीड की जा रही है। मतलब एक बीच में एंजल चकमा वाला मामला हुआ कि उसको चीनी कह के बच्चे को मार दिया गया, उसको स्टेप कर दिया गया। अब यहाँ आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, उसने जरूर कहा होगा शराब पी के, कह भी सकता है बिल्कुल, उसने भी सुना होगा कि यार लोग इन्हें चीनी कहें, चीनी कहें, लेकिन उससे पूछ दिया जाए कि इसे कह के क्या मजा आया, वो कुछ नहीं, बस उसकी आंखें छोटी है इसलिए कह दी। उसे तो ये नहीं पता कि असल में मतलब इसका असर कहीं और जा रहा है ना, मतलब। तो ये सब फीड है, जितनी ये फीड बंद होगा उतनी ये एकदम वापस आपको वैसी सोसाइटी नजर आएगी, और मामले भी वही दिख रहे हैं ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आगे अब क्या हो रहा है इस पूरे उफान के बाद, अंकिता भंडारी के मर्डर और उसके यौन उत्पीड़न के बारे में जो भी पूरा केस चला, तो उसमें अब क्या हो रहा है? अभी तमाम आंदोलनकारी एक ही मांग पे डटे हुए हैं कि भाई इस मामले को अब सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि एसआईटी ने पहले जांच कर चुकी है। 3 ही आरोपी उसमें आए, वीआईपी का उसमें कोई जिक्र भी नहीं हुआ और वो खुर्द-बुर्द सा हो गया था मामला। तो अभी वापस से एक वीआईपी का मामला है कि वो कौन है, और दूसरा सीबीआई की जांच। तो ये 2 सवाल सरकार के सामने अभी अटके हुए हैं आगे। जी। ये जो इस सब में मतलब लगातार जो हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो अंजल चकमा की हत्या हो या अंकिता भंडारी की हत्या हो, सरकार का जो रवैया मोटे तौर पर बहुत इसको बोलते हैं ढीला ही रहा है। हाँ, इसे मतलब जिम्मेदार रवैया तो नहीं कहा जा सकता। तो इसकी क्या वजह है? मतलब वहां पर लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे, उत्तराखंड है तो बहुत बड़ा राज्य तो नहीं है बाकी उसकी तुलना में, पर लगातार चाहे वो सांप्रदायिक घटनाएं हैं जिसको तुम कह रहे हो कि प्रायोजित हैं, पर दूसरा ये भी है कि ये जो इस तरह की घटनाएं जो कि सांप्रदायिक नहीं पर वो आपराधिक, तो वो भी बहुत हैं और बहुत गंभीर किस्म के अपराध हैं ये। तो उसको लेकर क्या लगता है कि वहाँ का
सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है या उनकी अपनी काबिलियत पे सवाल उठ रहे हैं? नहीं, वो एक 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 जो सोशल फैब्रिक जो पूरा था वो पूरे देश में सेट किया जा रहा है ना कि हिंदू एक तरफ हो जाए लाइन के और बाकी लोग दूसरी तरफ, फिर हम देखेंगे टाइप वाला। तो वो ये तो जगह वो है जहाँ प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। भाजपा के मतलब प्रयोग की अगर सबसे पहली ज़मीन कोई बन रहा है, चाहे वो उनकी एजेंडे के राष्ट्रीय मामले भी हों, तो उसकी ज़मीन उत्तराखंड ही बन रहा है। आपको एक दिलचस्प इसी से एक बात बताऊँ, यूसीसी हमारे स्टेट में प्रयोग किया गया। उन्हें पता है कि ये ऐसा स्टेट है जहाँ से विरोध के स्वर बहुत ज़्यादा आएँगे नहीं, जब तक कि उनके अपने निजी चीज़ों को जल-जंगल ज़मीन वाले मामले में ना छेड़ा जाए। तो यहाँ से एक ग्राउंड पूरे देश भर में आपको मिल जाता है कि नहीं, एक स्टेट ने तो इसे जारी किया है, भारत ये के रिफॉर्म से दूसरा स्टेट। यस, अब दूसरे स्टेट की भी मजबूरी होगी। दूसरा मज़ेदार बात ये है कि आपके और मेरे तमाम जो लोग संडे हम लोगों के जीवन से मतलब गायब हो सकता है भविष्य में, इसका प्रयोग भी चालू कर दिया गया है। ये बात आज शायद हम पहली बार ही कर रहे हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ वहाँ पे एक प्रयोग चल रहा है मज़ेदार। वहाँ का कर्मचारियों को अब स संडे या सेकंड सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलती। उनको छुट्टी मिलती है अमावस्या, पूर्णिमा, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एकादशी एकादशी हाँ, एकादशी इन सब की उन्हें छुट्टियाँ दी जा रही है। उसी के अंदर एक 9th तक एक स्कूल चलाया जा रहा है। 9th मतलब 6, 7, 8 और 9th की क्लास की पढ़ाई यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, ये भी पहला मामला है। देवप्रयाग में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर ये बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, वैदिक साइंस इन्हें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन बच्चों को किस बोर्ड के ज़रिए मान्यता दी जाएगी, ये भी अभी तक तय नहीं है। ना एनसीईआरटी, ना उत्तराखंड गवर्नमेंट का बोर्ड, ये कौन से बोर्ड के अंदर इन्हें पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, वैदिक साइंस पढ़ा के इनका भविष्य क्या होगा, कहाँ ये दुनिया में झंडा गाड़ने जाएँगे, कुछ नहीं पता है, बस वो चल रहा है। तो ऐसे पता नहीं कितने प्रयोग चल रहे हैं। एक गाँव है, वहाँ एक आदमी जाके संस्कृत सिखा रहा है, पूरे गाँव वाले आजकल संस्कृत में बात करते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ घास लेने, मैं यहाँ जा तो मतलब एक अजीब-सी दुनिया उन्होंने अपनी क्रिएट पॉकेट में वो तैयार हो रही है वो चीज़ें, अब विस्फोट पता नहीं कैसा और होगा एक तरह की हिंदुस्तान का। प्रयोगशाला हिंदू राष्ट्र की जो प्रयोगशाला है वो उत्तराखंड में होती हुई दिखलाई पड़ती है। पर हालांकि ये है कि वो जो संस्कृत में से बोलते जानते हैं और जो अभी जो बच्चे वहाँ पैदा होके बड़े हो रहे होंगे, जब वो दूसरे गांव जाएंगे तो वहाँ पे वो जो भाषा बोलेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, ये शायद कोई सोच नहीं रहा है या उस बारे में चल बात ज़्यादा नहीं हो रही। मतलब लोगों का जीवन सब आसान हो चुका है, उन साइंस ने जितनी तरक्की की सब उन तक पहुँच चुके हैं सारे। अब उनको संस्कृत बोलना रह गया था, वो संस्कृत बोलेंगे और आगे हम एक नया भारत देखेंगे। यही स्थिति हो रखी है अभी तो सब जगह। कुल मिला के पता नहीं है सरकार मतलब हम जब देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मतलब किस तरीके के नागरिक वो चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाए, तब हम तुम्हें मतलब सही से नौकरी-चाकरियाँ देंगे। अभी तो इस सवाल पे ही बात होनी है कि हमें न्याय देना है कि नहीं देना है? तो यही स्थिति हो रही है। 11 जनवरी को राज्यव्यापी हड़ताल की बात है वहाँ पे कि इस अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर। और इस बीच जब वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वैदिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में इतवार की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं, लोगों से भारतीय होने का सबूत मांग रहे हैं, उस बीच इस सारा इसको एक जमाने में कहते थे कि चाल चक्र चोला जो है वो, जो अनुप्रास अलंकार से भारतीय जनता पार्टी और संघ को बहुत ज्यादा एक मोहब्बत है उससे। तो वो दिख रहा है कि वो वीआईपी के लिए वीआईपी इंतजाम क्या हो रहा है भारतीय हमेशा की बनाई हुई भारतीय न्याय संहिता में। अंकिता भंडारी के मामले में आगे भी जब कुछ हुआ तो हम लोग इस बारे में नजर रखेंगे और गौरव से बात करते रहेंगे। इस बातचीत का बहुत शुक्रिया गौरव। और जाहिर तौर पे ये एक फिक्र की बात है और ये एक ऐसा उदाहरण भी है जहाँ पे सरकार और सरकार के जितने जो मानक जिन जिन मूल्यों के वो बातें करते हैं और जो उनके आचरण में दिखलाई पड़ता है वो भी इसमें उजागर हो गया है। और जाहिर तौर पे वो एक ये दिख रहा है कि जब घर बेटियां ही घर में सलामत नहीं तो उनका उनको अब क्या बचाएंगे और क्या आगे बढ़ाएंगे और क्या बढ़ाएंगे।
बहुत शुक्रिया गौरव आपका। आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस कार्यक्रम को पसंद करिए और उन सारे हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए जिन्हें इस देश में बेटियों और स्त्रियों की रक्षा की चिंता है। नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।